Good morning, dear students. Today I am going to teach you third chapter of Civics, Fundamental Rights and Duties. In previous chapter, we studied the aims and objectives of Constitution of India. We have seen what were the aims and objectives. What are the aims and objectives of our Constitution? And in this chapter, we are going to learn how those aims and objectives have been realized through the provisions of fundamental rights and fundamental ड्यूटीज़। ये एम्स और ऑब्जेक्टिव्स जो है वो अचीव हुए हैं कैसे? क्योंकि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोविज़न किया है, मतलब फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज़ बनाई हैं जिसके थ्रू ये एम्स और ऑब्जेक्टिव्स हम अचीव कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स ग्रांटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ड्रॉ इंस्पिरेशन फ्रॉम ह्यूमन राइट। जो फंडामेंटल राइट हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में दी है वो कहाँ से इंस्पायर्ड हुई है? ह्यूमन राइट से। हर एक ह्यूमन बीइंग का क्या राइट होना चाहिए, वही है फंडामेंटल राइट। वो रिफ़र करता है कि हर एक ह्यूमन बीइंग जो है उसको बेसिक राइट्स मिले इरिस्पेक्टिव ऑफ द कास्ट, क्लास, जेंडर, रिलीजन एंड प्लेस ऑफ बर्थ। मतलब जब सबके लिए राइट एक समान है तो कहीं पर क्लास, जेंडर या रिलीजन के नाम पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। मतलब मेल के लिए ये ह्यूमन राइट, फीमेल के लिए ये ह्यूमन राइट वैसे कहीं नहीं डिस्क्राइब किया है। क्लास, जेंडर, रिलीजन और प्लेस ऑफ बर्थ ये सब कहीं मायने नहीं रखता जब ह्यूमन राइट्स की बात आती है। तो ये क्या इंक्लूड करता है? राइट टू लाइफ, राइट टू एजुकेशन एंड हेल्थ। फिर this is based on the idea of equality, independence, dignity and fairness. ह्यूमन राइट्स जो है वो किस पर बेस है कि सबको इक्वल गिना जाए, एवरीवन इज़ इंडिपेंडेंट, सबकी डिग्निटी रहे, मतलब सबका सेल्फ रिस्पेक्ट जो है वो मेंटेन हो, और फेयरनेस मतलब किसी के साथ अन्याय ना हो। जब कॉलोनियल रूल मतलब क्या? ब्रिटिशर्स जब रूल करते थे तब इंडिया के जो सिटीजन्स थे उनको वो सारे ह्यूमन राइट्स मिलते नहीं थे, दे वर डिनाइड फ्रॉम द ह्यूमन राइट। इसीलिए हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के फ्रेमर्स है, जिसने ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बनाया, उस लीडरों ने पूरा ध्यान रखा कि ह्यूमन राइट जो है वो प्रिजर्व हो, प्रोटेक्ट हो, ठीक है। और इंडियन सिटीज़न है उन सबको इंडियन सिटीज़न जो है उन सबको फंडामेंटल राइट्स मिल सके, जो ब्रिटिशर्स के राज के समय, ब्रिटिशर्स जब रूल करते थे तब नहीं था। जब उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तब ये ध्यान रखा कि हमारे जो फ्रेमर्स है उन्होंने ये ध्यान रखा कि इंडियन सिटीज़न को ये राइट मिलना चाहिए कि सभी एक समान हो। अभी हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे फंडामेंटल राइट्स के। तो उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि वो प्रमोट करता है ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ सिटीज़न ऑफ इंडिया। इट प्रमोट्स द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ सिटीज़न ऑफ इंडिया, मतलब हर एक का डेवलपमेंट हो, हर एक सिटीज़न जो इंडिया का है उसका प्रोग्रेस हो। वो लोगों की सुरक्षा करता है, किस तरह से सुरक्षा करता है कि कहीं पर भेदभाव ना हो, डिस्क्रिमिनेशन ना हो, उनके साथ अन्याय ना हो। चेक मिसयूज ऑफ पावर इन द फॉर्म ऑफ आर्बिट्ररी एक्शन टेकन बाय द गवर्नमेंट। चेक मिसयूज ऑफ द पावर इन द फॉर्म ऑफ आर्बिट्ररी एक्शन टेकन बाय द गवर्नमेंट। अगर किसी के पास पावर है तो वो उसका मिसयूज़ ना करे। तो गवर्नमेंट ये भी ध्यान रखता है कि जो हायर पोस्ट पे पर्सन है वो अपने पावर का मिसयूज़ ना करे। एनफोर्सेबल थ्रू लॉ एंड दस प्रोटेक्टेड बाय द जस्टिस सिस्टम ऑफ द कंट्री। ये जो ह्यूमन राइट्स है वो क्या है? एनफोर्सेबल बाय लॉ है। एनफोर्सेबल बाय लॉ मतलब क्या कि अगर कहीं पर वो फॉलो नहीं हो रहे हैं, अगर कोई भी सिटीज़न को ह्यूमन राइट्स नहीं मिल रहे हैं तो गवर्नमेंट या बोलो कोर्ट उसको पनिश कर सकती है, ठीक है।
इस तरह हमारा जस्टिस सिस्टम जो है कंट्री का वो बहुत ही पावरफुल है। फिर बेस्ड ऑन ग्रांटिंग इक्वल स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी अलॉन्ग विद द फ्रीडम टू ऑल सिटीजन टू अलाउ टू रियलाइज देयर फुल पोटेंशियल। सभी को इक्वल स्टेटस और इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है। मतलब कहीं पर अगर एम्प्लॉयमेंट के लिए होता है गवर्नमेंट में, तो सबके लिए एग्ज़ाम हम देखते हैं कि उसके लिए क्या होते हैं, एग्ज़ाम्स होती है। मतलब क्या, वो इक्वल अपॉर्चुनिटी सबको प्रोवाइड करता है, फिर वो कोई भी कास्ट का क्यों ना हो। तो सिटीजन्स जो है वो अपने पोटेंशियल मतलब अपनी क्षमता से सोसाइटी में जो अपॉर्चुनिटी है उसको ले सकता है। तो हमारे फंडामेंटल राइट की कैरेक्टरिस्टिक्स अभी देखी। अभी क्लासिफिकेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। अभी ये फंडामेंटल राइट्स कौन से हैं वो हम देखेंगे। बेसिकली 6 फंडामेंटल राइट्स है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एंशाइन किए गए हैं, मतलब मेंशन किए गए हैं। पहला है राइट टू इक्वालिटी। पहला है राइट टू इक्वालिटी। फर्स्ट दिस वी विल सी। It provides equal access to all before the law. It means that all citizens of country, irrespective of their class, caste, gender, religion and place of birth, are subjected to same law. इसका मतलब क्या है कि हर एक जो सिटीज़न है वो इक्वल है हमारे नेशन के सामने, कि उसके कास्ट, क्लास, जेंडर या कोई भी रिलीजन हो उस पर उसके साथ भेदभाव किया जाता नहीं है, सबको इक्वल गिना जाता है। और कहीं पर अगर ऐसे डिस्क्रिमिनेशन होता है तो वो उसको प्रोहिबिट करता है। प्रोहिबिट करता है मतलब क्या, रोकता है। और जैसे मैंने पहले बताया कि हर एक को इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाती है पढ़ाई के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए। गवर्नमेंट जो स्कूल होती है वहाँ पर कभी ऐसा नहीं होता कि यही कास्ट के लोग को, या वैसे ही कहीं एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत हो गवर्नमेंट में, कहीं पर भी एम्प्लॉयमेंट हो तो वहाँ भी ऐसा नहीं है कि ये क्लास के लोग को एम्प्लॉयमेंट या एजुकेशन प्रोवाइड होगी और दूसरे क्लास के जो पर्सन्स है, सिटीजन्स है, उसको एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड नहीं होगी। वो सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। राइट ऑल्सो एम्पावर्स द गवर्नमेंट टू टेक स्पेशल मेजर्स फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। ये राइट ये भी देखती है, गवर्नमेंट को ये पावर भी देती है कि वो जो मार्जिनलाइज सेक्शन है हमारी सोसाइटी के, उसको ऊंचा उठाए। कैसे ऊंचा उठाए, जैसे कि मार्जिनलाइज, अभी आप सोचोगे मार्जिनलाइज सेक्शन क्या है, ये आपने डिटेल में 7th में पढ़ा है, फिर भी मैं रिवाइज करवा रही हूँ। वुमेंस है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लोग है, ये सबको मार्जिनलाइज सेक्शन कहा जाता है। तो गवर्नमेंट देखती है कि उनका ग्रोथ ज़्यादा हो, इसलिए हम देखते हैं कि गवर्नमेंट जॉब हो वहाँ पर लेडीज़ के लिए, मतलब वुमेंस के लिए स्पेशल सीट्स रिजर्व होती है, ताकि वो लोग भी इस फील्ड में आगे आए। सच एज रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल कास्ट, ये भी मैंने बताया, ठीक है। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड वुमन, ये सब किस में आती हैं, मार्जिनलाइज सेक्शन में। ये हमने देखा राइट टू इक्वलिटी, कैसे हमारी कॉन्स्टिट्यूशन सबको इक्वल गिनता है। राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम क्या करता है, हर एक सिटीजन को ये फ्रीडम देता है कि वो जो चाहे वो बोल सके, अपनी जो फीलिंग है उसको एक्सप्रेस कर सके, ठीक है। फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, मतलब अपनी बात वो सबके सामने रख सकता है शांति से, लड़ाई झगड़े से नहीं, ठीक है। इसको कहते हैं राइट टू फ्रीडम। फिर उसको ये भी फ्रीडम है कि वो एसोसिएशंस, यूनियन बनाए अपनी बात रखने के लिए। अगर वो कुछ अपनी फीलिंग्स, अपने थॉट्स एक्सप्रेस करना चाहता है तो वो यूनियन भी बना सकता है। वो फ्री है कि वो जो जहाँ चाहे वो जा सकता है, जहाँ चाहे वो रह सकता है। रेसिड का मतलब होता है रहना, और जहाँ चाहे वो इंडिया के कौन से भी पार्ट में सेटल हो सकता है। और उसको ये भी फ्रीडम है कि वो जो चाहे वो ट्रेड, प्रोफेशन और बिजनेस कर सकता है। राइट टू फ्रीडम में ये सारी बात आती है कि वो अपनी बातें रख सकता है, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर सकता है, जहाँ चाहे रह सकता है, जहाँ चाहे कंट्री में अपना काम
जो है जो चाहे वो प्रोफेशन वो अपना सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई भी प्रोफेशन जो है किसी एक कास्ट के लिए या किसी एक रिलीजन के लिए रिजर्व्ड हो। अभी ये राइट टू फ्रीडम तो दे दिया है, उसका मतलब ये नहीं कि आप अपने अच्छाई के लिए, अपने भलाई के लिए दूसरों का नुकसान करो। तो राइट टू फ्रीडम इज़ नॉट एब्सोल्यूट का मतलब ये होता है कि आप बोलोगे कि नहीं मेरे पास राइट टू फ्रीडम है तो मैं किसी को मार के आऊँ, मैं किसी की चीज़ें ले लूँ। मतलब राइट टू फ्रीडम है, आप जो चाहे कर सकते हो, पर इससे आपकी जो बिहेवियर है, आपका जो परफॉर्मेंस है, उससे किसी और को हानि नहीं पहुंचनी चाहिए या फिर नेशन का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। आप कहोगे कि मुझे मुझे इच्छा हो रही है कि मैं जो नेशनल प्रॉपर्टीज़ है उसको मैं तोड़ दूँ, तो ये गलत है, दैट इज़ नॉट ट्रू। तो अगर आप किसी पर्सन का या नेशन का नुकसान कर रहे हो तो ऐसे बोल के आप वो राइट टू फ्रीडम ये सब चीज़ें नहीं इंक्लूड करता है। ठीक है, अगर किसी का नुकसान हो रहा है, नेशन का नुकसान कर रहे हो और आप ये बोल रहे हो कि मैं आई हैव राइट टू फ्रीडम, देन इट डज नॉट इंक्लूड दोज ऑल थिंग्स। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन क्या करता है, पीपल को सेफगार्ड करता है सारे टाइप के एक्सप्लॉयटेशन से, ताकि उसकी डिग्निटी बनी रहे, उसका सेल्फ रिस्पेक्ट बना रहे। वो प्रोहिबिट करता है लेबर को, स्लेवरी को, ह्यूमन ट्रैफिकिंग को। लेबर मतलब कि आप किसी को अपना, स्लेवरी मतलब आप किसी को अपना नौकर नहीं बना सकते। ह्यूमन ट्रैफिकिंग मतलब क्या कि लोगों को, एक लोग दूसरे लोग को, एक पर्सन दूसरे पर्सन को बेच नहीं सकता। ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड ह्यूमन ट्रैफिकिंग। और ये भी प्रोहिबिट किया गया है। प्रोहिबिट मतलब क्या, मना, रोक, कि छोटे बच्चे जो है जिनकी एज 14 ईयर्स से कम है उनको हैज़ार्डियस ऑक्यूपेशन में नहीं लाना चाहिए। हैज़ार्डियस ऑक्यूपेशन मतलब जो नुकसानकारक ऑक्यूपेशन हो, जैसे कि माइनिंग है, फैक्ट्रीज़ है, क्योंकि वहाँ पे धुआं उठता है। ठीक है, और जहाँ पॉइजनस केमिकल्स होते हैं वहाँ पर कोई भी कंपनी ऐसे बच्चे जिनकी एज 14 ईयर से कम है उनको वो काम पे नहीं रख सकता। सो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के बाद हम देखेंगे राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। हम सबको पता है कि इंडिया जो है सेक्युलर नेशन है। सेक्युलर नेशन मतलब क्या कि सारे अलग अलग धर्म के लोग यहाँ पर रहते हैं। ठीक है, और हमारी कंट्री जो है वो ऐसा नहीं है कि किसी एक धर्म की कंट्री कहलाती है, ऐसा नहीं है। वहाँ सभी धर्म के लोग रहते हैं और सभी धर्म के लोगों को वही रिस्पेक्ट, वही फ्रीडम मिलता है। वो कैसे ये अलाउ, ये कैसे राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन वो कैसे लोगों तक पहुंचाता है कि इट it does so by allowing the people to profess, practice and propagate the religion of their choice। मतलब इंसान, सिटीजन चाहे वो धर्म को अपना सकता है। इसके साथ साथ ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ये भी अलाउ करती है कि कोई भी जो धर्म है वो अपने इंस्टीट्यूशन को चला सकता है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मंदिर है तो ये क्या है, हिंदुओं का है। मस्जिद है तो क्या है, मुसलमानों का है। तो कोई भी लोग जो है वो किसी भी धर्म का प्रचार कर सकता है। ठीक है, जैसे हिंदू जो है वो मंदिर एस्टेब्लिश कर रहे हैं, फिर क्रिश्चियन जो है वो क्या करते हैं, चर्च बनवाते हैं। तो इस लाइन का मतलब को समझाने के लिए मैंने आपको एग्जांपल दिया है कि इट अलाउ एवरी रिलीजन टू एस्टैब्लिश एंड मेंटेन ए रिलीजियस इंस्टीट्यूशन टू मैनेज द रिलीजियन अफेयर। हाँ, पर गवर्नमेंट जो है उसका फंड कभी किसी एक रिलीजन के एजुकेशन के लिए या एक रिलीजियस इंस्टीट्यूशन के लिए नहीं होगा। मतलब गवर्नमेंट से जो पैसा आएगा वो मंदिर के एस्टैब्लिशमेंट के लिए या मस्जिद के एस्टैब्लिशमेंट के लिए नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो क्या कहा जाएगा कि ये नेशन हिंदुइज़्म को या क्रिश्चियनिज़्म को प्रमोट कर रही है। हाँ, कोई सिटीज़न या कोई ग्रुप ऑफ सिटीज़न अगर किसी धर्म को
बढ़ाना चाहे तो वो कर सकता है, पर ये गवर्नमेंट फंड से नहीं हो सकता कि किसी भी और धर्म को या किसी भी धर्म को प्रमोट किया जाए। दैट इज कॉल्ड राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। नाउ वी आर ऑन कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। अभी इंडिया जो है वो लैंड ऑफ डाइवर्सिटी है, अलग अलग लोग यहाँ पर रहते हैं, ठीक है। अलग लोग जो है उनका कल्चर अलग है, उनकी भाषा अलग है, उनकी स्क्रिप्ट अलग है। अभी इसी विविधता को, डाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने कल्चरल एंड एजुकेशन राइट को प्रोवाइड किया है। अंडर दिस राइट दे आर एंटाइटल्ड टू एस्टैब्लिश एंड मेंटेन देयर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन ऑर्डर टू प्रिजर्व देयर यूनिक कल्चर। अभी इसका मतलब मैं आपको ये एग्जाम्पल से समझाती हूँ कि जैसे मैंने कहा कि हर एक स्टेट की आप देखो तो हर एक स्टेट की लैंग्वेज अलग है। हम पता है क्या स्टेट के, अगर हम स्टेट में भी एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो उसकी उनका बोलने का लय जो है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। तो हर एक जगह पे अलग लैंग्वेज है, तो वहाँ का कल्चर अलग है, वहाँ की एजुकेशन अलग है। जैसे कि अगर हम महाराष्ट्र में देखेंगे तो वहाँ कौन सी स्कूल्स होती है, मराठी। गुजरात में देखने जाएंगे तो गुजराती स्कूल्स होती है। तो गवर्नमेंट ये अलाउ करती है कि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है वो उनके कल्चर को प्रमोट कर सके। जैसे कि अगर गुजराती स्कूल्स है तो उसमें गुजराती होगा तो गुजरात के सारे लेखक या गुजरात के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो ये राइट क्या करती है, ऐसे कल्चरल और एजुकेशन राइट को प्रमोट करती है। मीन्स हर एक स्टेट के या हर एक जगह पर जो कल्चर है उसको वो परमिशन देती है कि इट कैन प्रमोट एंड प्रिजर्व देयर यूनिक कल्चर। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अंडर दिस राइट, when any of fundamental right of people are violated or restricted by a person, group or institution, Constitution of India empower them to seek justice from the court. इस राइट में क्या होता है कि ये सारे जो राइट्स हमने देखे, अगर किसी सिटीज़न को ऐसा लग रहा है कि मुझे ये कोई राइट मिल नहीं रहा है तो वो कोर्ट में जाके अपनी बात रख सकता है। कोई पर्सन हो, कोई ग्रुप हो, इवन कोई इंस्टीट्यूशन को ऐसा लग रहा है कि उसके साथ भेदभाव हो रहा है तो वो न्याय मांगने के लिए, जस्टिस मांगने के लिए कोर्ट के पास जा सकता है। इन रिस्पॉन्स टू द पिटीशन ऑफ एग्रीव्ड द कोर्ट कैन इश्यू स्पेशल ऑर्डर टू द गवर्नमेंट। अगर कहीं ऐसा होता है तो कोर्ट गवर्नमेंट को भी नोटिस भेज सकती है। Thus, this fundamental right act as a protector of the other fundamental right. तो ये जो राइट है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ का, उसको प्रोटेक्टर भी गिना जाता है बाकी सारे राइट का। जैसे कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में डिस्क्रिमिनेशन प्रोहिबिट है, भेदभाव करना अलाउ नहीं है। पर कहीं अगर भेदभाव हो रहा है, समझो कोई एम्प्लॉय है, उसको उसके कास्ट के वजह से जॉब नहीं मिल रही है, कि उसको कोई जॉब पे नहीं रख रहा है, तो वो कोर्ट में जाके कह सकता है कि ये जो राइट टू इक्वलिटी जो फंडामेंटल राइट है वो मेरे साथ नहीं फॉलो किया जा रहा है, मुझे इक्वल नहीं गिना जा रहा है और मुझे जॉब नहीं दी जा रही है, तो वो कोर्ट में जाके अपनी बात रख सकता है। इस तरह राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ जो है वो सभी राइट का प्रोटेक्टर है, सभी राइट्स को वो बचाता है। आई होप ये एग्जाम्पल से आपको लास्ट जो राइट है वो समझ में आया हो। वैसे राइट टू फ्रीडम है, मैं दूसरा एग्जांपल दे रही हूँ। जैसे कि सबको फ्रीडम है कि वो जो चाहे जहाँ चाहे वो रह सकता है, पर कोई स्टेट अगर मना करे कि आप ये कास्ट के हो और आप यहाँ नहीं रह सकते हो, तो ये राइट टू फ्रीडम उसको नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए वो कोर्ट में जाके अपनी बात रख सकता है। इस तरह वो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ का उपयोग करके उसके जो बेसिक फंडामेंटल राइट्स है उसको वो अपना सकता है, इसका इस्तेमाल कर सकता है। आई होप ये राइट्स आपको समझ में आए हैं वो। इन माई नेक्स्ट लेक्चर आई विल बिगिन फ्रॉम इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट। योर होमवर्क इज टू रीड दिस चैप्टर टिल आई हैव taught you. बच्चों, टेक केयर, बाय बाय।